हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं फिर वो रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ और इसके लर्निंग पॉइंट को इसका पार्ट 5 तक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को एक बार ख़रीद कर पढ़ें, क्योंकि जब किताब रहेगा, जब मन करेगा जहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका जो पार्ट 5 तक है, आप पार्ट 6 में इसमें है कि इनके डैडी ने कहा था कि अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो ये मुझसे मत पूछो माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। तो माइक बोला कि मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा, हाँ, तुम्हारे डैडी। तो इस लेखक के डैडी ने रॉबर्ट के डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, दोनों का बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ़ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। फिर माइक बोला कि मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। इनके डैडी ने जवाब दिया, जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं और उनमें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिम्मी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक, ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। अब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे, देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई ख़त्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटें, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। चूँकि माइक इनसे वादा किया था कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और यहाँ पर बताता है कि सबक शुरू हुए। तो
इसमें है कि उसमें बताया गया कि मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। कहता है कि 1956 की तनख्वाह के हिसाब से 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपनी पिकअप ट्रक से वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया और इसने बताया कि डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दहलीज दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। फिर कहता है कि जब मैं उस संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र उनकी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़े में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र और इसकी डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। तो जब ये और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहाँ से पोर्च का रास्ता था तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। फिर है कि इन्होंने पूछा कि ये लोग कौन हैं। अरे ये लोग, जो माइक बताया कि डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है। महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर है। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र को तो देखा होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइज़र जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? तो इन्होंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा। मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफ़र देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसीलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपने कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी।
इनके डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी थे 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है, मैंने ये बोलते, माइक के फादर बोले कि माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? तो रॉबर्ट ने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि इन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। तो अच्छा, यह रहा मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। मेरा ऑफ़र है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। लेकिन रॉबर्ट ने पूछा, नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, रॉबर्ट ने कहा। तो माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने का और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। और कहता है 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और इन्हें देखकर इन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती हैं जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, इसीलिए वे हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटों तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे और उनकी धूल साफ करते और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को ये अमीर डैडी कहते थे। इनके पास इस तरह के 9 सुपर रेट्स थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7-11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर, सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उनके साथ धूल का गुब्बार भी आता था
जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए इन लोगों की नौकरी चलती रही, तब तक चलती रही जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्ते तक तो माइक और ये मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम ख़त्म हो जाता था और वे हमसे हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट आता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक रॉबर्ट ने काम छोड़ने का मन बना लिया था और ये सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि इन्हें माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसीलिए ये 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से ये माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। तो ये जो रॉबर्ट है वो बोला कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने लंच के बाद माइक से कहा, मैंने कहा स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था, स्कूल भी वाऊ था, अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? तो ये इन्होंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ। माइक ने कहा कि इनके जो माइक के डैडी ज़रा अलग। माइक कहा कि मेरे डैडी अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी मम्मी डैडी बहुत बातें करती है। दूसरी तरफ इनके डैडी बहुत कम बोलते थे। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए ये रॉबर्ट जो थे वो तैयार थे। यहाँ तक कि इनके असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। इनके असली डैडी, जिन्हें ये गरीब डैडी कहते थे, ये मानते थे कि इनके अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इनके पढ़े लिखे गरीब डैडी ने इनसे कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कि सही तनख्वाह मांगे, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। इनके गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम उस घटिया काम की ज़रूरत नहीं है, इनके गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे ये एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहे थे। कुर्सी पर बैठे और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर आकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए और जो बेडरूम के पास था। इन्होंने कमरे के चारों तरफ देखा, परंतु मुझे इनके माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए फिर इन्होंने उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गए जो इन्हें 4 हफ्ते पहले वहाँ मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी वहीं बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे। मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था
और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं ये सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठे हुए थे। इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी इनसे बातें करे। उन्होंने बताया कि मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे इनके अम्मी डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले और बिना कुछ कहे हाथ से इन्होंने इशारा किया कि अब वे उनके दड़वे नुमा ऑफिस में आ जाएं। ओके, अब इसका रेस्ट पार्ट बाद में।